हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज पेशेंस, परसिस्टेंस एंड पर्सपिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। यानी कि आपको एक तो सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए कि ठीक है, उतावली मत करो। आज आप पढ़ना स्टार्ट करो और एक दिन में आप सोचो कि आपको सारा कुछ आ जाए, पॉसिबल नहीं है। पेशेंस रखना पड़ेगा। हर दिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हो सकता है आज आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ कंसेप्ट, एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट का कुछ लिंकेज हो। पहला आपने पढ़ा, दूसरा पढ़ा, दूसरा पढ़कर आपको पहला वाला समझ में आया, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो पेशेंस रखो, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ट्रैक पर आने लगेंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस तो हमने बहुत बार बात करी है कि आप एक दिन पढ़ के सोचो कि मैं कर पाऊँ, क्लियर हो जाऊँ, एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाऊँ, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, आपको हर दिन एफर्ट कराने पड़ेंगे। आप एक दिन सोचो कि मैं सुबह 5 बजे उठ गया, अब मेरा वो रूटीन बन गया, ऐसे नहीं होता। आपको हर दिन सुबह 5 बजे उठने की खुद से लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि मेरे को खुद से ही, क्योंकि एक मन करेगा आपका कि नहीं यार सो जाते हैं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे या थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे। दूसरा मन कहेगा नहीं, जो आप जिस इंस्टिंक्ट से आपने वो लगाया था ना सुबह 5, वो कहेगी कि उठ जा यार, काम कर ले, पढ़ ले, वरना लोग तेरे से आगे निकल जाएंगे। तो खुद से ही खुद की लड़ाई है जिसको आपको जीत के परसिस्टेंस आप हासिल करेंगे। और पर्सपिरेशन यानी कि हार्ड वर्क, यानी कि पर्सपिरेशन तो देखो साइंटिफिकली तो ये एक प्रोसेस है स्वेटिंग की, लेकिन आपको स्वेट कब आता है? जब आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो दैट मीन्स पेशेंस, परसिस्टेंस एंड हार्ड वर्क, ये अनबीटेबल कॉम्बिनेशन है सक्सेस का। यानी कि सक्सेस का केवल एक ही मंत्र है, पेशेंस रखो, परसिस्टेंट रहो और मेहनत करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब देखो क्या हुआ है कि जल्लीकट्टू एक स्पोर्ट है। ठीक है, आपको पता है साउथ जो स्टेट्स हैं वहाँ पे खेला जाता है। तो इसके अगेंस्ट में 2014 में एक वर्डिक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ था। जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं ना, उन लोगों ने किया था केस, उनके अकॉर्डिंग कि इसमें जानवरों को टॉर्चर किया जाता है तो इसके ऊपर बैन लगा देना चाहिए, जो कि 2014 में हुआ भी, इसके ऊपर बैन लगा दिया गया। तो इस जजमेंट को बार बार चुनौती दी गई, क्योंकि जो हमारे देखो हर एक स्टेट के अपने अपने ट्रेडिशंस होते हैं। ठीक है, अगर आप इंडिया के हर ट्रेडिशन को कुछ ना कुछ तरीके से बैन करते रहेंगे तो इंडिया की इंडिविजुअलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं वो खत्म हो जाएंगे। राइट, तो ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है, गेम है, स्पोर्ट है जो कि खेला जाता है, उसी के ऊपर आज का सारा पैसेज है। अ रूरल स्पोर्ट seen by courts for years as one inflicting cruelty on animals has now received judicial imprimatur। बोल रहे हैं कि एक रूरल स्पोर्ट जिसको सदियों से, काफ़ी लंबे कई सालों से कोर्ट द्वारा ऐसे देखा जाता है कि इसके क्या है, ये जानवरों के ऊपर अत्याचार करता है। ठीक है, इस गेम को कोर्ट द्वारा ऐसे देखा जा रहा है कई सालों से। अब इसको क्या मिला है, एक जुडिशियल इम्प्रिमेच्योर मिल गया है, मतलब कि अब अनुमति मिल गई है, इसको सरकारी अनुमति मिल गई है। कैसे? एन अपसर्ज इन पॉपुलर सपोर्ट फॉर जल्लीकट्टू लेड टू लेजिस्लेटिव चेंजेस इन अर्ली 2017। बोल रहे हैं कि जो बढ़ता लोगों के बीच में जो इस गेम के लिए बढ़ता एक वो था ना कि देखो साउथ में, तमिलनाडु में ये गेम बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो वहाँ के लोग इसके प्रति आक्रोश जता रहे हैं कि आप जो हमारा ट्रेडिशनल खेल है इसको आप कैसे बंद कर सकते हैं। राइट, तो वो बढ़ता जा रहा था, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जिसको देखते हुए इसके अंदर संवैधानिक चेंजेस कर दिए गए। ठीक है, क्या संवैधानिक चेंजेस किए गए, कब किए गए? 2017 में किए गए, जिसमें कि exempting it from the rigors of law अगेंस्ट एनिमल क्रूएलिटी। यानी कि इस खेल को जो कठोर नियम बनाए गए हैं ना, जिसमें एनिमल्स के ऊपर अगर आप क्रूएलिटी करेंगे, आप एनिमल्स को प्रताड़ित करेंगे, तो आपके अगेंस्ट ये सख्त से सख्त कार्रवाई होगी या ये सज़ा आपको सुनाई जाएगी। इस कैटेगरी से उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। ठीक है, और ट्रेडिशनल है और
ऐतिहासिक है, ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को वहाँ से हटा दिया, उस कैटेगरी से हटा दिया। यानी कि अब इसके अंदर जो जानवर फॉल करते हैं, इसके अंदर जो एनिमल्स हैं, जैसे कि बुल होता है, ठीक है, ऑक्स या बुल, तो उसको क्या है, उस अगर आप इस गेम को खेल रहे हैं तो वो आप इस कैटेगरी में नहीं आएंगे कि आपके ऊपर कोई भी सरकारी एक्शन नहीं लिया जाएगा, कानूनी एक्शन नहीं लिया जाएगा। 6 years after the amendments ended a court-ordered ban, the Supreme Court has upheld the changes made by the Tamil Nadu Assembly. पूरे 6 साल बाद अमेंडमेंट्स किए गए जब एक कोर्ट ने बैन लगा दिया था, एक कोर्ट का ऑर्डर था जिसने इस गेम के ऊपर बैन लगा दिया था। उसके बाद 2014 में लगाया गया, जैसे मैंने आपको बताया, फिर 2017 में अब बोल रहे हैं कि इसके ऊपर ये आया, अमेंडमेंट्स लाए गए, ठीक है। तो 6 साल का टाइम पीरियड हुआ कुछ, वो बोल रहे हैं कि 6 साल बाद जब एक किसी कोर्ट ने इसके ऊपर बैन लगाया था, उसके 6 साल बाद जाके ये अमेंडमेंट्स आए हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, यानी कि तमिलनाडु असेंबली ने जो ये काम किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा, यानी कि बरकरार रखा। As well as the cultural sentiment behind Jallikattu, a traditional sport in which men try to control dragging bullets. उनने ये भी वो भी बरकरार रखे, और जो लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं इसके साथ में, उनको भी उनने बरकरार रखा, यानी कि उनको भी ठेस नहीं पहुंचाई, क्योंकि जल्लीकट्टू एक ऐसा स्पोर्ट है, ट्रेडिशनल और कल्चरल स्पोर्ट है, जिसमें मर्द जो होते हैं, मेल जो होते हैं, वो एक गुस्से में से बेकाबू हुए बुल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। There has been an endless conflict between activists and proponents of the game. बोल रहे हैं कि बहुत लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। एक तो जो इस गेम को खेलते हैं लोग हैं, इस गेम के प्रचारक हैं, है ना, उनके बीच में, और दूसरी साइड में कौन है, जो एक्टिविस्ट हैं, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, उनके बीच में, ठीक है। विच culminated in 2014 कोर्ट जजमेंट बैनिंग द स्पोर्ट, जो कि 2014 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जब क्या हुआ, एक कोर्ट ने इस स्पोर्ट को बैन कर दिया, बैन करने का जजमेंट दिया, तो उस टाइम पे कन्फ्लिक्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। The activists argue that any sport involving a physical contest between man and bull violates animal rights. बोल रहे हैं एक्टिविस्ट्स इस बात को तर्क देते हैं कि कोई भी ऐसा खेल जिसमें फिजिकल फाइट हो, एक पुरुष या मर्द के बीच में या फिर ह्यूमन बीइंग के बीच में और बुल्स के बीच में, तो वो क्या है, वो एनिमल राइट्स का वायलेशन है, यानी कि एनिमल के राइट्स को खंडित करता है। While the other camp contends that none should stop something that is part of the state's tradition and culture. बोल रहे हैं दूसरा खेमा क्या बोलता है, दूसरा पक्ष क्या बोलता है जो इसके फेवर में, वो ये कहता है कि किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि हमारा जो ट्रेडिशन है या हमारा जो कल्चर है उसको रोका जाए किसी भी तर्क के जरिए, ठीक है। The state government responded to the ban by amending the Central Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. तो इसके रिस्पॉन्स में, ये जो बैन लगाया कोर्ट ने, उसके रिस्पॉन्स में स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी कि तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने जो सेंट्रल प्रिवेंशन फॉर क्रुएलिटी एक्ट है, एनिमल्स एक्ट है, उसको, जो कि 1960 में बना था, उसमें ही उन्होंने चेंजेस लगा दिए, ठीक है। क्योंकि अब देखो ये उन स्टेट में ये गेम खेला जाता है, तो अब वो अपने लेवल पे लगाएंगे, वो सेंटर से तो नहीं बोल सकते कि आप सभी स्टेट्स में कर दो, क्योंकि सभी स्टेट्स में नहीं खेला जाता। जिन जिन स्टेट्स में खेला जाता है और जो स्टेट्स इसको करना चाहते हैं कंटिन्यू, वो कर रहे हैं, इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। तो उनने एक्शन लेते हुए क्या किया, अमेंडमेंट करे। ये अमेंडमेंट्स क्या किया, ये जो है इन अमेंडमेंट्स के लिए एक एप्लीकेशन तैयार की गई और प्रेसिडेंट से उनको साइन भी करवा, यानी कि प्रेसिडेंट से मंजूरी भी ले ली गई, ठीक है। A constitution bench of the Supreme Court has now settled the issue. अब जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने इस मसले को रिजॉल्व कर दिया है, सेटल कर दिया है, रूलिंग इन फेवर ऑफ जल्लीकट्टू एज कल्चरल इवेंट, जिसमें ये कहा गया कि जल्लीकट्टू जो है वो एक कल्चरल इवेंट है और इसको बरकरार रखना चाहिए। रूलिंग इन फेवर मतलब उनके पक्ष में फैसला सुनाया। The verdict of the 5-judge bench is anchored to 2 key findings. अब ये जो फैसला आया, ये 5 जजेस की बेंच का था, ठीक है, और ये 2 मुख्य बातों के ऊपर निर्भर करता था, ठीक है। पहली बात क्या थी, दैट the fresh regulations minimize the game's potential for cruelty
एंड पेन फॉर्म द बेसिस फॉर द 2014 जजमेंट। बोल रहे हैं कि अब जो नए रेगुलेशंस, नए प्रावधान आ चुके हैं, उसमें क्या हुआ है कि ये जो गेम है इसमें एनिमल्स के अगेंस्ट जो पहले क्रूअलिटी या फिर उनके बोला जाता है कि प्रताड़ित किया जाता है, दर्द दिया जाता है, वो बहुत ही अब मिनिमाइज कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि अब उन जानवरों को इतनी बेरहमी से मारा पीटा नहीं जाता, उनको उकसाने के लिए बेरहमी से उनको दर्द नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये कह रहे हैं वो, और यही एक बेसिस था, यही आधार था जिसके बेसिस पे 2014 की जो जजमेंट थी जिसमें बैन किया गया था, उसका ये आधार था। ठीक है, यानी कि 2014 में इस बेसिस पे बैन किया गया था कि जानवरों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, उनको बहुत दर्द दिया जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंड आउट किया कि क्या बोलते हैं, जो दर्द है वो इस लेवल पर नहीं दिया जाता, अब बहुत मिनिमाइज कर दिया गया है। ठीक है, अब ऐसे तो अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उसने हमें सुई लगा दी, तो क्या हम डॉक्टर के ऊपर केस कर देंगे कि भाई मुझे तो इसने सुई लगा दी, मुझे दर्द हो गया, राइट? तो अब क्या है, वो बोल रहे हैं कि हमने इसको मिनिमाइज कर दिया, यानी कि वो एक एग्जाम्पल आप समझ लो कि जैसे डॉक्टर ने आपको सुई लगाई, वो मिनिमम दर्द है, आपको पेन वहन करना पड़ेगा उतना सा, तो वैसे ही इस दर्द को भी जो एनिमल्स के अगेंस्ट में वो उकसाने के लिए दर्द दिया जाता है, उसको भी उनने मिनिमाइज कर दिया है। ठीक है, दोज कंडीशंस वर नो मोर प्रिवेलेंट, यानी कि वो जो कंडीशंस थी जिनमें उनके अगेंस्ट में आक्रामक होके या उनको दर्द देके उकसाया जाता था, वो अब प्रचलित नहीं है, अब वो प्रचलन में नहीं है। सेकंड, दो फाइंडिंग्स थी, पहली तो ये होगी, दूसरी क्या थी? सेकंड, द कोर्ट हैज एक्सेप्टेड द लेजिस्लेचर्स व्यू दैट जालीकट्टू इज अ स्पोर्ट कंडक्टेड एवरी ईयर टू फॉलो ट्रेडिशन एंड कल्चर। बोल रहे हैं कि दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो संविधान का नजरिया है, क्या नजरिया है कि जल्लीकट्टू एक ऐसा स्पोर्ट है जो हर साल खेला जाता है ताकि हमारा ट्रेडिशन और कल्चर बरकरार रहे। ठीक है, इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया, यानी कि उन्होंने ये माना कि हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को बचाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। ठीक है, इट हैज एक्सेप्टेड द लेजिस्लेचर्स विजडम ऑन वॉट कंस्टिट्यूट्स कल्चरल हेरिटेज। बोल रहे हैं कि इन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान का ने मतलब जो भी वहाँ पे मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने संविधान में ये चेंजेस लाए, उनकी जो सोच समझ है, सूझबूझ है, उसकी उन्होंने तारीफ करी, उनको एक्सेप्ट करा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, हमारी कल्चरल हेरिटेज को बचाने की कोशिश करी है। होल्डिंग दैट द कोर्ट कैन नॉट एम्बार्क ऑन सच एन इंक्वायरी, और ये भी कहा कि इस तरीके के मसलों पे कोर्ट जो है वो कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकता शुरू। ठीक है, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बात है और हमारे कल्चर और ट्रेडिशन से रिलेटेड बात है। तो कल्चर और ट्रेडिशन को बचाने के लिए जिम्मेदारी संविधान को दी गई है या फिर जो चुने हुए मिनिस्टर्स हैं उनको दी गई है, वो लोग फैसला करेंगे। कोर्ट हर चीज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और इस बात में जो है कोर्ट बीच में जाके अपने आप से इंक्वायरी नहीं चालू कर सकता। ठीक है, हाउएवर इट डज नॉट मीन द court has in any way diluted the part of the earlier bench's verdict reading into Indian law the full import of international rules in favor of animal rights। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो पिछली बेंच का डिसीजन था, वर्डिक्ट था, जिसमें ये कहा गया था कि हमें इंटरनेशनल रूल्स जो हैं, लॉज जो हैं एनिमल राइट्स के, उनके अनुसार चलना होगा, उसको ये खारिज करते हैं। ये उसको खारिज नहीं करते। पर देखो, जहाँ बात आती है डिप्लोमेसी की, तो वहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, राइट? अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करते हैं बट अपने कल्चर और ट्रेडिशन को भी बरकरार रखना चाहते हैं और रखते भी हैं। ठीक है, तो अपने ट्रेडिशन को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है और इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करते हुए, एनिमल राइट्स को फॉलो करते हुए हमें ये काम करना है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने संविधान में ही चेंज कर दिया। ठीक है, रादर it has deferred to the cultural sentiment underlying the legislative scheme by which sports such as Jallikattu, Kambala and buffalo race in Karnataka, Kambala, a buffalo race in Karnataka and bullock cart racing in Maharashtra are not interdicted by the law preventing animal cruelty। बोल रहे हैं कि इन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया, इस बात को
जोर दिया, इस बात को चिन्हित करा कि जो हमारे कल्चरल सेंटिमेंट्स हैं इन खेलों के साथ में जुड़े हुए, जो कि जल्लीकट्टू या कंबाला, जो कि कंबाला क्या है, बफेलो रेस है कर्नाटका में, और एक बुलक कार्ट रेस होती है महाराष्ट्र में। इन जैसे खेलों को क्या किया, इन जैसे खेलों को इस लॉ से ही हटा दिया कि जहाँ पे एनिमल क्रुएलिटी के लॉज आते हैं उनसे इनको बाहर रख दिया। होता है ना एक्सेप्शन, तो ये उसके में इन्होंने एक्सेप्शंस बना दिए। This means organizers as well as respective governments still bear the burden to prevent infliction of pain and cruelty on animals। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें पूरी तरह से खारिज तो नहीं किया, तो वो बोले इंटरनेशनल लॉज भी हमें फॉलो करने पड़ेंगे। यानी कि अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस गेम के उनके ऊपर, और जो वहाँ की, जैसे कर्नाटका में होता है, तमिलनाडु में होता है, महाराष्ट्र में होता है, तो वहाँ की जो इंडिविजुअल सरकारें हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि किसी भी तरीके से जानवर को प्रताड़ित ना किया जाए, उसको दुख तकलीफ ना पहुंचाई जाए इन खेलों को आयोजित करने के लिए। ठीक है, यानी कि अब सारी की सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई, ऑर्गेनाइजर्स और सरकार के ऊपर। These sports also pose an undeniable hazard to humans too। बोल रहे ये जो खेल है केवल जानवरों के लिए नहीं है नुकसानदायक, इंसानों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बड़ा जोखिम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, आप खुद देखो, एक इतना ज़्यादा आक्रोश में आया हुआ बुल होगा, वो अगर आपके पीछे भाग रहा है तो उसको थोड़ी पता है कि आप खेल के पर्पज से उसको तंग कर रहे थे, है ना। वो तो अपना गुस्सा निकाल सकता है आपके ऊपर, और गलती से अगर आप उसके हाथ में आ गए फिर आप सोच लो कि आपका क्या होने वाला है। ठीक है, टू द पार्टिसिपेंट्स मेनली बट समटाइम्स स्पेक्टेटर्स टू। और खास तौर पे ये हजार्ड किसके लिए होता है, मुख्यतः तो ये पार्टिसिपेंट्स के ऊपर होता है, यानी कि जो इस खेल में हिस्सा ले रहे हैं उनके ऊपर होता है। लेकिन कई दफ़ा जो बुल है, क्योंकि अब वो बुल को नहीं पता कि ये लोग देखने आए हैं, ये लोग खेल रहे हैं, राइट, नहीं, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। तो कई बार जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनके लिए भी हजार्डस हो सकता है, उनके ऊपर भी आक्रामक हो सकता है। It may be time for organizers to mandate protective gear for the participants and strictly enforce rules for proper barricades to keep spectators safe। बोल रहे हैं तो अब जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, अब ये टाइम है कि वो लोग जो प्रोटेक्टिव गियर है, यानी कि सुरक्षा के जो कपड़े हैं, सुरक्षा के तो जैसे जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सुरक्षा के लिए, जैसे रीढ़ की हड्डी है या एल्बो कवर्स हैं, नी कवर्स हैं, वो उनको मैंडेटरी दिए जाएं। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैंडेटरी दिए जाने की ज़रूरत, एकदम मैंडेटरी जो होता है ना कि करना ही करना है, वैसा नियम बना दिया जाए कि आपको अपना प्रोटेक्टिव गियर पहनना ही है पार्टिसिपेंट्स के लिए। और प्रॉपर बैरिकेडिंग करनी चाहिए स्पेक्टेटर्स के लिए कि बुल आक्रामक होके इधर उधर ना भाग जाए। ठीक है, जनता के बीच में जो दर्शक हैं उनके बीच में ना भाग जाए। तो इस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी अब किसको देखनी है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको। कल्चरल असर्शन एंड काइंडनेस टू एनिमल्स एंड एडहेरेंस टू सेफ्टी नॉर्म्स नीड नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बोल रहे हैं कि हमारे हमें कल्चरल गेम्स को फॉलो करना है, अपने कल्चर को बरकरार रखना है, हमें जानवरों के तरफ काइंडनेस रखनी है, और हमें लोगों की, जनता की सेफ्टी बरकरार रखनी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते। यानी कि अगर हम अपने कल्चर को बरकरार रखें तो हम जानवरों के प्रति काइंडनेस भूल जाएं, या फिर हम जानवरों की तरफ काइंडनेस देखें तो हम इंसानों की सेफ्टी भूल जाएं। हमें ये तीनों को एक साथ एक दूसरे के समकक्ष रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि तीनों में से हम किसी में भी ढिलाई नहीं बरत सकते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं कर सकते, यानी कि किसी को भी छोड़ नहीं सकते। दैट्स ऑल। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ द कंटेंशन रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन जल्लीकट्टू। यानी कि जो भी विवाद हो रहा है, मतभेद, कंटेंशन मतलब कंटेंट वर्ड से आ रहा है, कंटेंट मतलब होता है विवाद। ठीक है, कंटेंशन जो भी वाद विवाद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर, जो कि जल्लीकट्टू के ऊपर आया है, इसमें मुख्य पॉइंट क्या है, मुख्य बिंदु क्या है। पहला देखते हैं, द कोर्ट्स लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर कल्चरल सेंटिमेंट, कि कोर्ट ने हमारे कल्चरल सेंटिमेंट्स को बिल्कुल भी नजर नहीं किया, उनको नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है, कोर्ट ने माना ये बात कि भाई दोनों हमारा कल्चरल सेंटिमेंट है और उसको भी बरकरार रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। ठीक है,
दूसरा, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्टिविस्ट एंड प्रोपोनेंट्स ऑफ द गेम। देखो मुख्य जो इसमें विवाद चल रहा है ना, वो दो पक्षों के बीच में चल रहा है। एक जो अपने आप को कहते हैं कि हम भाई जानवरों के रक्षक हैं, हम जानवरों की भावनाओं की, उनकी राइट्स की कदर करते हैं, उसके प्रचार करते हैं। और दूसरा जो कहते हैं कि ये जो गेम है हमारा कल्चरल और हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है और हम इसको बरकरार रखना चाहते हैं। ठीक है, इन दोनों गुटों के बीच में है मेन कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो वाद विवाद किसके बीच में? इन दोनों ग्रुप्स के बीच में। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द अमेंडमेंट्स दैट मेड बाय द तमिलनाडु असेंबली। अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने चेंज करे, तमिलनाडु असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करे, क्या वो इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का मुख्य पॉइंट है? नहीं ना। उन्हें तो बल्कि अप्रिशिएट करा कि देखो भाई कितनी समझदारी से तमिलनाडु सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके अपने खेल को बरकरार रख दिया है ना। द सुप्रीम कोर्ट्स फेलियर टू एड्रेस ह्यूमन सेफ्टी कंसर्न्स, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ह्यूमन सेफ्टी कंसर्न्स को एड्रेस नहीं कर पाया, उनके ऊपर कोई भी कार्य प्रणाली नहीं निश्चित कर पाया, जबकि उनने तो ऑर्गेनाइजर्स को और सरकार को एक क्लियर वर्डिक्ट दिया है कि भाई आप देखो अब आपको ये चीज भी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What was the response of the state government to the court ordered ban on जल्लीकट्टू? बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा जब कोर्ट ने जल्लीकट्टू के ऊपर बैन लगा दिया। उन्होंने अमेंडमेंट कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो क्रुएलिटी एक्ट है एनिमल्स के अगेंस्ट में, उसके अंदर उन्होंने चेंजेस कर दिए और जिसको उन्होंने प्रेसिडेंट से मंजूरी भी दिलवा दी। ये रिस्पॉन्स रहा उनका। ठीक है, देखते हैं। दे अपील्ड द बैन टू अ हायर कोर्ट फॉर रिकंसिडरेशन। उन्होंने हायर कोर्ट में इस बैन के अगेंस्ट में अर्जी लगाई कि आप भाई इसको पुनर्विचार याचिका जो दायर करते हैं ना, वो दायर करी। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। दे ऑर्गेनाइज्ड अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बैन, कि उन्होंने इस बैन का विरोध करने के लिए धरना प्रदर्शन या प्रदर्शन किए। ठीक है, दे मेड अमेंडमेंट्स टू द सेंट्रल प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट एंड ऑब्टेन्ड द प्रेसिडेंट्स असेंट। बिल्कुल सही कि उन्होंने पहले अमेंडमेंट कर दिए जो सेंट्रल प्रिवेंशन फॉर क्रुएलिटी ऑफ अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट है उसके अंदर, और फिर उसको प्रेसिडेंट से मंजूरी भी दिलवा दी। ठीक है, यानी कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड काम किया। ठीक है, ये नहीं कि भाई हमने तो लॉ बना दिया, प्रेसिडेंट मंजूरी दे नहीं दे उसके बाद पता चलेगा। नहीं, उन्होंने हाथों हाथ ये भी सुनिश्चित करा कि प्रेसिडेंट जो है इनको अप्रूव भी करे। ठीक है, दे इग्नोर्ड द बैन एंड कंटिन्यू टू होल्ड जल्लीकट्टू, कि उन्होंने बैन को इग्नोर करा और जल्लीकट्टू इवेंट को सीक्रेटली चालू रखा। तो ये गलत है, इसके बारे में हमने कुछ भी यहाँ पे पढ़ा नहीं है। वॉट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज? अब देखो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बातें कही कि जो देखो उन्होंने दो चीज़ की रही। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया अब कि उनने हमारे सेंटिमेंट्स को समझा, उन्होंने उसका स्वागत करा। ठीक है, उनने ये कहा कि भाई हमें अपने ट्रेडिशन को बचाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम एनिमल्स के अगेंस्ट में क्रुएलिटी भी नहीं कर सकते। ठीक है, हमें इंटरनेशनल लॉज को भी फॉलो करना चाहिए। तो और उन्होंने जो तमिलनाडु सरकार ने चेंजेस करे उसको भी एक्सेप्ट करा, उसको भी उन्होंने बोला कि वो उनकी सूझबूझ का इशारा था। ठीक है, तो काफ़ी उनने अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। नेगेटिव बिल्कुल नहीं, न्यूट्रल, ना पक्ष में ना विपक्ष में, बिल्कुल गलत। उन्होंने तो बहुत क्लियरली तारीफ करी है बहुत सारी चीज़ों की। ठीक है, तो पॉजिटिव बिल्कुल सही। सरकास्टिक, ये तो दूर दूर तक कहीं सरकाजम नहीं आया। हाँ, इन्फॉर्मेटिव होता तो कह सकते थे। ऑप्शन सी पॉजिटिव इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एडिटोरियल? ठीक है, कल्चरल ट्रेडिशंस शुड ऑलवेज टेक प्रेसिडेंस ओवर एनिमल राइट्स। बोल रहे हैं हमारे जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, वो हमेशा जानवरों के अधिकारों से पहले ही आना चाहिए, जबकि ये ऐसा नहीं है। हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए। अब देखो इसमें हमारे कल्चर को भी बचाया गया और जानवरों के अधिकारों का भी बराबर ध्यान रखा गया कि उनको अब उकसाने के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, दर्द नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये उन्होंने कहा, तो दोनों चीजों का मान रखा गया। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन जल्लीकट्टू बैलेंसेस कल्चरल सेंटिमेंट विद एनिमल राइट्स एंड ह्यूमन सेफ्टी, कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है जल्लीकट्टू के ऊपर, ये बैलेंस करता है हमारे कल्चरल सेंटिमेंट्स को और एनिमल राइट्स को और ह्यूमन सेफ्टी को। सही है, ये चीज करता तो बैलेंस है, राइट।
Jallikattu should be banned ड्यू टू इट्स वायलेशन ऑफ एनिमल राइट्स एंड पोटेंशियल डेंजर टू ह्यूमंस। बोल रहे हैं कि जल्लीकट्टू को बैन कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एनिमल राइट्स को वायलेट करता है, यानी कि एनिमल राइट्स का उल्लंघन करता है और ह्यूमन के लिए भी वो डेंजरस है। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। लेजिस्लेटिव चेंजेस मेड बाय तमिलनाडु असेंबली अंडरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल राइट्स इन जल्लीकट्टू। बोल रहे हैं कि जो भी लेजिस्लेटिव चेंजेस किए गए तमिलनाडु असेंबली द्वारा वो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाते हैं कि एनिमल राइट्स जो है जल्लीकट्टू में एनिमल राइट्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। वो चेंजेस जो हैं वो इस बात को ज़रूर इशारा करते हैं कि हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following idioms best fits the phrase cultural assertion and kindness to animals and adherence to safety norms need not to be mutually exclusive? यानी कि ऐसा नहीं है कि हम इनमें से किसी एक को फॉलो करने के चक्कर में दूसरे को छोड़ दें, हमें तीनों का समावेश बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि देखो आपको इन तीनों का समावेश बना के चलना है। अब ये आपके ऊपर है, आप ये कैसे करते हो, यानी कि अब आप जो अगला डिसीजन है वो आपने लेना है कि आप ये चीज़ कैसे करोगे। ठीक है, तो द बॉल इज इन योर कोर्ट से ही यहाँ पे मतलब दे रहा है। ठीक है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। जितने बार भी ईडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चन आते हैं लगभग ये जो ईडियम है ये बार बार रिपीट होता ही है। इसका मतलब है कि कोई ऐसी गलत विचारधारा बना लेना और उसको सही मान के फॉलो करते रहना। ठीक है, यानी कि आपने गलत अपने दिमाग में कुछ भी या गलत दिमाग में बना लिया या आपने कुछ गलत इंटरप्रेट कर लिया और आप उसी को सही मान के चल रहे हैं। ओके, किलिंग 2 birds with 1 stone, ये तो आपको देख सुनते ही समझ में आ गया होगा। एक तीर से 2 निशाने, राइट, कि एक पत्थर मारा 2 चिड़ियां मार गिराई। तो यहाँ पे वो चीज़ तो नहीं है, एक तीर से 2 निशाने तो नहीं कर रहे हम। 2 wrongs don't make a right, यानी कि 2 गलत एक सही नहीं बनाते। यानी कि ये नहीं हो सकता कि 2 लोग गलत है, उनमें जो कम गलत है वो ज़्यादा सही हो जाएगा, राइट। वो दोनों गलत है मीन्स गलत है। तो यहाँ पे इस चीज़ का तो कोई लिंक नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन ए, द बॉल इज इन योर कोर्ट। सिनोनिम्स फॉर अपहोल्ड, अपहोल्ड करना मतलब बरकरार करना, रखना। ठीक है, बरकरार रखना, स्पेलिंग देख लेना, बरकरार रखना, यानी कि कोई भी फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको उसने बरकरार रखा, यानी कि अभी भी मेंटेन करके रखा। अब देखो पहला ऑप्शन है मेंटेन, मेंटेन का मतलब भी बरकरार होता है। वायलेट्स, वायलेट्स मतलब उल्लंघन करना। चैलेंजेस मतलब कि किसी को चैलेंज देना, चैलेंज करना, या फिर आपके आगे जो मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं वो नलिफाइज यानी कि जीरो कर देना, खारिज कर देना। तो देखो यहाँ पे बरकरार मेंटेन से मिलता जुलता है अपहोल्ड। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने या तो बरकरार रखा या सुप्रीम कोर्ट ने अपना पिछला वर्डिक्ट जो है वो मेंटेन करा, यानी कि उसको बरकरार रखा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है एंडोर्स का। एंडोर्स मतलब होता है प्रचार करना। ठीक है, प्रचार करना या किसी को स्वीकृति देना। ठीक है, या फिर किसी को अपनाना, स्वीकृति देना, मंजूरी देना। ठीक है, ये सब हो गया एंडोर्स के मतलब। ठीक है, अब देखते हैं एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मतलब इसको छूट देना, यानी कि इसको छोड़ के बाकी सबको ये रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, यानी कि उसको क्या मिल गया, एग्जेम्पशन मिल गया। अपहोल्ड, अपहोल्ड हमने अभी पढ़ा, बरकरार रखना। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब होता है कि किसी को खारिज कर देना। ठीक है, किसी को निष्कासित कर देना या वर्जित कर देना। ठीक है, यानी कि अपनाना का ऑपोजिट हो गया वर्जित करना। मैं किसी रूल को अपना रही हूँ, नियम को मान रही हूँ, और मैं किसी रूल का खंडन कर रही हूँ, वर्जित कर रही हूँ। अमेंड, अमेंड मतलब कुछ चेंजेस लेकर आना। सो यहाँ पे ऑप्शन सी, प्रोहिबिट इज द एंटोनिम फॉर एंडोर्स। सिलेक्ट द करेक्ट होमोनिम फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। अब होमोनिम क्या होता है? होमोनिम वो वर्ड्स होते हैं जो कि या तो स्पेलिंग में, ठीक है, या फिर प्रोनाउंसिएशन में सिमिलर लगते हों। ठीक है, लेकिन उनके मीनिंग क्या हो, डिफरेंट। ठीक है, बट डिफरेंट मीनिंग्स। ओके, समझ में आ गया होमोनिम्स का मतलब
कि या तो स्पेलिंग सेम होंगी या प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, ठीक है, लेकिन उनका मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन। द कंपनी गेव इन टू द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयज एज इट फाउंड देम डैश। अब कंपनी ने एम्प्लॉयज की डिमांड्स मंजूर कर दी, ठीक है, मान ली, क्योंकि उन्हें लगा कि वो डिमांड्स जो थी वो क्या थी, जायज़ थी, ऑब्वियसली जायज़ थी, ठीक है। अब जायज़, लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब होता है जायज़, वाजिब, वैलिड, ठीक है, इसका मतलब होता है वैलिड या फिर जायज़, राइट, जो कि हमें यहाँ पे फिट बैठता है। लिटिगेट, लिटिगेट का मतलब होता है कि कोई लीगल एक्शन लेना किसी के प्रति, ठीक है, टू टेक लीगल एक्शन, ओके। लेविटेट, दुआ लिपा का सॉन्ग याद है, लेविटेटिंग वाला, ठीक है, तो लेविटेट मतलब होता है हवा में उड़ना या फिर राइज करना, ठीक है, हवा में लहराना या हवा में उड़ना या राइज करना। लेकरेट, लेकरेट का मतलब होता है फटा हुआ, ओके, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज, क्योंकि उनको वो फटा हुआ लगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि वो उड़ता हुआ लगा उनको, नियम इसलिए मान ले क्योंकि एम्प्लॉयज उनको उड़ते हुए लगे, ये भी नहीं आएगा। लिटिगेट, लिटिगेट तो लीगल एक्शन लेना होता है, तो अगर आप किसी के नियम मान रहे हैं तो आप लीगल एक्शन तो ले ही नहीं रहे उनके अगेंस्ट, यानी कि लेजिटिमेट, जो कि मतलब होता है वैलिड या जायज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। A person who deliberately sets fire to a building, one word substitution हमें लेना है। A person who deliberately sets fire to a building, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आगजनी करता हो या आगजनी उसको पसंद हो करना या आगजनी कर रहा हो पर्पसफुली, ठीक है। वल्पाइन, वल्पाइन का मतलब होता है रिलेटेड टू फॉक्स, यानी कि फॉक्स के संबंध में, लोमड़ी के संबंधित कोई चीज़ हो या कोई बात हो या फिर उनसे उनके रिश्तेदारी में कोई हो, राइट। फेमाइन, फेमाइन मतलब अकाल, स्पेलिंग के लिए मुझे माफ कर देना। आर्सोनिस्ट, आर्सोनिस्ट मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो जानबूझ के आग लगा रहा हो, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है वो उसका मीनिंग क्या है, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या है, आर्सोनिस्ट। और क्वाड्रप्ट, क्वाड्रप्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसा जानवर जिसके 4 पैर हों, यानी कि जो भी मोस्टली वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं वो क्या है, क्वाड्रप्ट, जिनके 4 पैर होते हैं, राइट। ह्यूमंस को छोड़ के, ह्यूमन एक ऐसा जानवर है जिसके 2 पैर हैं, ठीक है, तो क्वाड्रप्ट मतलब ऐसा जानवर जिसके 4 पैर हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी आर्सोनिस्ट इज करेक्ट। इंक्लाइन टू फाइट और बी एग्रेसिव, अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि लड़ाई की तरफ इंक्लाइन होना, कि मतलब कोई व्यक्ति है ना, जैसे कुछ मसला हो गया तो उसका पहला ऑप्शन है चल जाके लड़ लेते हैं, ऐसा नहीं कि चलो जाके बातचीत कर लेते हैं, तो यानी कि वो ज़्यादा एग्रेसिव हैं, वो ज़्यादा लड़ाई की तरफ उनका झुकाव है। रेपोजिटरी, रेपोजिटरी होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, ठीक है, स्टोरेज के लिए, जहाँ पे चीज़ें स्टोरेज के लिए कोई जगह हो, यानी कि कोश जिसको बोल सकते हैं। पग्नासिटी, पग्नासिटी का मतलब होता है इंक्लाइन टू फाइट और बी एग्रेसिव, ठीक है। रिट्रेस, रिट्रेस मतलब वापस आना, वापस, ओके। और कोटेशन, कोटेशन ये हो सकती है कि किसी की बात, कही हुई बात को रिपीट करना या उन्होंने उनकी कही हुई बात को यहाँ पे अपनी बात में लेकर आना, ठीक है, यानी कि उनको कोट करना, किसी दूसरे व्यक्ति को कोट करना, राइट। तो अब देखो, अगर सपोज करो कि हम ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देख रहे होते तो हमें रेपोजिटरी का मतलब कई बच्चों को पता होगा, रिट्रेस का पता होगा, कोटेशन का पता होगा, पग्नासिटी का मतलब नहीं पता होगा, तो ऑब्वियसली बात है रेपोजिटरी का स्टोरेज है, रिट्रेस का वापस आना है, कोटेशन का किसी की बात को दोहराना है, तो ऑप्शन बी पग्नासिटी ही बच गया। पग्नासिटी मीन्स कि आप हैं फाइट की तरफ इंक्लाइंड या आप हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Starting this October, the European Union proposes to introduce a framework for dash, a carbon tax on imports of products that rely dash non-green or suboptimally sustainable process। बोल रहे हैं कि अक्टूबर से स्टार्ट करके, इस अक्टूबर से स्टार्ट होके यूरोपियन यूनियन ने एक टैक्स लगाने की बात करी है, एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की बात करी है जिसमें कार्बन टैक्स लगाया जाएगा, किसके ऊपर, सभी इंपोर्ट्स के ऊपर। कौन से इंपोर्ट्स के ऊपर, उन प्रोडक्ट्स की जो कि नॉन ग्रीन या सब ऑप्टिमली सस्टेनेबल प्रोसेसेस से बनती हैं। एंड
where carbon emissions are deemed to have not been adequately priced। और ये ऐसी जगह है जहाँ पे कार्बन एमिशन जो है वो अच्छे से, मतलब कार्बन एमिशन के ऊपर जो टैक्स लगना है ना, या उनकी जो प्राइसिंग करनी है वो सही तरीके से प्राइस नहीं की गई है। ठीक है, दिस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM will begin with an import monitoring mechanism and culminate in the levy of duties as determined from January 2026। यानी कि ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म करने वाले हैं कि हम कार्बन के ऊपर टैक्सेस लगाने वाले हैं, ये किसके ऊपर? अब देखो, ऐसे तो सडनली उठ के हमें नहीं पता चल सकता कि भाई इस प्रोसेस में कार्बन कितना यूज़ होता है, ये सब ऑप्टिमल प्रोसेस से बनता है या फिर ये नॉन ग्रीन प्रोसेस से बनता है, नहीं पता चलेगा। पहले तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि भाई हमारे देश में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं और उनमें से कितनी जो है वो नॉन ग्रीन टेक्नोलॉजी से या सब ऑप्टिमली सस्टेनेबल प्रोसेस से बनती हैं। ठीक है, ये जानना पड़ेगा। यानी कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इम्पोर्ट के ऊपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। एंड कल्मिनेट इन द लीवाई ऑफ ड्यूटीज, और फिर जो ड्यूटीज हटानी है, किसी में हटानी है किसी में लगानी है, वो उस प्रोसेस में हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। डिटरमाइंड फ्रॉम, और ये कब से करना है? हमने जनवरी 2026 से करना है। द EU argues that the CBAM will ensure dash क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव। जो EU है वो तर्क दे रहा है कि CBAM क्या करेगा? इंश्योर करेगा डैश क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट अंडरमाइंड, कि EU के जो क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका जो संकल्प है कि हमें इतना टारगेट लेकर आना है अपने क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स का, या फिर इतना हमें ज़ीरो करना है, कार्बन एमिशन इतने लेवल पर लेकर आना है, वो जो उनके टारगेट्स हैं उनको वो पूरा करेगा। आर नॉट अंडरमाइंड, कि वो नज़रअंदाज ना हो बाय कार्बन इंटेंसिव इम्पोर्ट्स। किस वजह से? कि हम कार्बन से बनी हुई या कार्बन प्रोसेस इस्तेमाल करके बनी हुई चीज़ों का इम्पोर्ट करें तो उससे हमारे कार्बन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कम ना हो जाए। ठीक है, एंड स्पर क्लीनर प्रोडक्शन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये भी है, देखो, अगर सपोज करो कि आप कोई चीज़ बना रहे हैं, उसमें आप कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब जिस पार्टी को आप बेसिकली बेचते थे वो प्रोडक्ट, उसने बोला कि हमें प्रोडक्ट चाहिए जिसमें कोयले का इस्तेमाल नहीं हो, तो आप क्या करेंगे? आप डेफिनेटली दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे कि भाई कोयले से बिना और किस चीज़ से बन सकता है। अब वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप ऐसा तो नहीं कि पार्टी बदल देंगे, आज एक पार्टी ने मना किया कल दूसरी मना कर, हो सकता है सबने मना कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? आप बिजनेस तो बंद नहीं करेंगे ना, आप चेंज करेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं अडेप्ट करेंगे, बट उसमें टाइम लगेगा। राइट, तो वही कह रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि इससे हमारे कार्बन ऑब्जेक्टिव्स भी मीट हो जाएंगे और दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है, वो क्लीनर प्रोडक्शन की तरफ भी चल जाएगी। क्योंकि हमने टैक्स लगाया तो लोगों को लगेगा भी इतना भारी टैक्स तो देने का फायदा नहीं है, हम अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर लेते हैं। ओके, दिस dash a significant threat to some of India's biggest exports to the trading bloc। अब ये क्या है? ये बहुत बड़ा एक थ्रेट है। ठीक है, किसको? इंडिया जो एक बिगेस्ट एक्सपोर्ट है इस ट्रेडिंग ब्लॉक के लिए, उसको। ठीक है, इंक्लूडिंग आयरन ओर एंड स्टील, जिसमें हम सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट करते हैं? आयरन ओर करते हैं, स्टील करते हैं, विद कार्बन लीवाइज एस्टिमेटेड टू रेंज फ्रॉम 19.8% टू 52.7%, जिसमें कार्बन टैक्स कितना तक हो जाएगा? 19.8% से लेकर 52.7% तक होएगा। ड्यूरिंग अ विजिट टू फ्रांस इन अर्ली अप्रैल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सेड, अब जब शुरुआत में अप्रैल की शुरुआत में हमारे जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वो फ्रांस गए थे, तो उन्होंने क्या कहा था? सेड इट वॉज टू अर्ली टू गॉश द टैक्सेस इम्पैक्ट ऑन इंडियन एक्सपोर्ट, कि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इन टैक्सेस का जो इम्पैक्ट है वो इंडियन एक्सपोर्ट्स पे किस तरह पड़ेगा या कितना पड़ेगा, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। ठीक है, एज ऑपरेशनल क्लैरिटी वॉज येट टू इमर्ज, क्योंकि अभी तक हमें ऑपरेशनल क्लैरिटी नहीं मिली है या अभी तक हमें ऑपरेशनल क्लैरिटी मिलना बाकी है। बट बाय लास्ट थर्सडे, top trade officials were more assertive and termed tackling this risk as one of the top items on government's agenda। बोल रहे हैं कि थर्सडे तक तो क्या हुआ, लास्ट थर्सडे तक क्या हुआ?
सरकार जो थी या जो टॉप ऑफिशियल्स थे वो बहुत ज़्यादा सुनिश्चित थे, वो बहुत ज़्यादा दृढ़ थे इस बात के लिए कि इस रिस्क से टैकल करना, यानी इस रिस्क को देखना, समझना, आइडेंटिफाई करना और इसको डील करना सरकार के एजेंडा में टॉप लिस्ट में शामिल है, विद सेवरल ऑप्शंस बीइंग एक्सप्लोर्ड। और हम इसमें और चीज़ें, नई नई चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस बचे हैं या क्या हम नए ऑप्शन ईजाद कर सकते हैं। It is critical that the center reacts with greater dash to what may be considered by some as sophisticated trade barrier doused in greenwashing optics proposed by the EU. अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। Starting this October, the European Union proposes to introduce a framework for। अब देखो यहाँ पे जो ये सारे हैं ये लीवाई के ही आगे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब लीवाई का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर लगा रहे हैं, कुछ आरोपित कर रहे हैं, कुछ नियम लगा रहे हैं, राइट। लीवाई ये हो गया मीनिंग। अब देखो फॉर है, प्रीपोजिशन है, तो फॉर के साथ में, प्रीपोजिशन के साथ में जेरेंड आता है, ये आपको पता है। अगर नहीं पता है तो यहाँ से नोट कर लीजिए कि फॉर के साथ में प्रीपोजिशन जब आएगा तो उसके साथ में जेरेंड आएगा। जेरेंड मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, ये जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं जेरेंड। तो अब देखो वर्ब है लीवाई प्लस आईएनजी, लिवाइंग, तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉर लीवाइंग अ कार्बन टैक्स, ठीक है। ये तो आ गया हमारा रूल कि ये क्यों आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। अब बाकी चीजें क्यों नहीं आएंगी, लीवाई और लीवाइज ये दोनों क्या हैं, ये इन्फिनेटिव सेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो ये स्टेटमेंट है ये इन्फिनेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस हमें सेंस नहीं दे रहा है, ये हमें आने वाले फ्यूचर की बात बता रहा है कि हम अक्टूबर से स्टार्ट करके कार्बन टैक्स लगाने वाले हैं, ठीक है। और लीवाइड ये पास्ट बता रहा है, तो ये पास्ट का सेंटेंस भी नहीं, ये लगाने वाले हैं, आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पास्ट भी नहीं है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब imports ऑफ प्रोडक्ट्स दैट रिलाई डैश, अब रिलाई के साथ में क्या होता है, रिलाई ऑन, यानी कि निर्भर होना किसी के ऊपर। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है किसी के ऊपर निर्भर होना, ओके। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिलाई ऑन। The EU argues that CBAM will ensure dash climate objectives। अब दे क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, हिज क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, इट्स या इट्स। अब ये जो इट्स है ये इनकरेक्ट फॉर्म है, इट्स यानी कि उनके, ईयू के, यहाँ पे ईयू की ही बात हो रही है कि ईयू ने कहा कि सीबीएम जो है वो ईयू के क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स को अंडरमाइन करने में मदद करेगा, ठीक है, कि वो अंडरमाइन ना हो इस चीज को सुनिश्चित करेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस डैश अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू सम ऑफ इंडियाज बिगेस्ट एक्सपोर्ट। अब ये पोजेस करता है, पोजिंग करता है, पोस्ट करता है या हैव पोस्ट करता है, तो ये होएगा, आगे होएगा, तो ये आगे आने वाली घटना है, फ्यूचर की घटना है, राइट। अब यहाँ पे पोज का मतलब होता है कि क्रिएट करना, कि ये हमारे को थ्रेट देगा या हमारे लिए एक थ्रेट बना हुआ है, राइट। तो पोज करना मतलब एक थ्रेट बन जाना, ओके। सो यहाँ पे पोजेस मतलब कि अब ये कौन से उसकी बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है, ठीक है। पोजिंग मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसके लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। पोज्ड मतलब है पास्ट की बात, और हैव पोज्ड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये सारे जो हैं ये इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहे, यानी कि दिस पोजेस a significant threat, option A is correct. It is critical that center reacts with greater dash to what may be considered by some as a sophisticated trade barrier, ठीक है। afoot मतलब चल रहा है, happening, ठीक है। greater happening के साथ में तो नहीं उसको डील कर रही है। alacrity का मतलब होता है तत्परता, ठीक है, कि ये बड़ा ही क्रिटिकल है देखना कि सेंटर जो है इसको इतनी तत्परता के साथ डील कर रही है, जबकि कुछ लोग इसको बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड, समझदारी वाला, सूझबूझ वाला ट्रेड बैरियर मान सकते हैं, ठीक है। तो वो तो अपना अपना नज़रिया है, कोई भी, जैसे मैं, अगर आप बोल रहे हैं कि
जल्लीकट्टू का एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि जो लोग ये गेम नहीं भी खेलते, अभी तक तो हमने बात करी कि खेलते हैं जो लोग, वो इसको प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो इसके अगेंस्ट में है। तो जो आम जनता है, कोई व्यक्ति ये भी बोल सकता है कि भाई हज़ारों बुल्स, ऑक्सेस, काउस तो सड़क पे घूमते रहते हैं, अगर आप इतने ही एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं तो उनके बारे में क्यों नहीं कुछ करते? हज़ारों लाखों डॉग्स तो ऐसे सड़क पे घूमते रहते हैं, ठीक है, अगर आपको इतनी उनकी चिंता है तो आप उनके बारे में क्यों नहीं कुछ करते? ठीक है, आप हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन को ही क्यों पीछे लेके जाने के लिए तुले हुए हैं, राइट? तो ये ओपिनियन की बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि सरकार जो है बड़ी तत्परता से इसके ऊपर काम कर रही है, जबकि ये सिर्फ एक सोफिस्टिकेटेड यानी कि बड़ा ही समझदार ट्रेड बैरियर लगा रहे हैं वो, ताकि क्या किया जाए, ग्रीन वॉशिंग ऑप्टिक्स को रोका जाए, ठीक है, डॉज किया जाए। सो अलाक्रिटी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अपहोल्ड मतलब बरकरार रखना, और एंटेल मतलब होता है आवश्यकता होना, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए अलाक्रिटी इज करेक्ट। With nearly 50% of the people in the country reliant on farming or farm related jobs, लगभग 50% जो हिंदुस्तान की जनता है वो या तो फार्मिंग के ऊपर निर्भर है या फार्म रिलेटेड जॉब्स के ऊपर। बम्पर क्रॉप्स आर क्रिटिकल नॉट ओनली फॉर इंश्योरिंग फूड फॉर ऑल। अगर फसल बहुत मात्रा में होती है तो इससे केवल ये चीज़ नहीं साबित होती कि भाई अब सब लोगों के लिए खाना अवेलेबल होएगा, बल्कि ये भी ये दूसरी एक पॉजिटिव चीज़ ये होती है कि अब खाने के प्राइजेस जो हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, और हमारी इकोनॉमी के लिए भी ये अच्छा रहेगा, ठीक है। अलाइंग फियर्स ऑफ अल नीनो, यानी कि जो ये अलाइंग फियर्स ऑफ अल नीनो यानी कि अल नीनो के फियर्स को दरकिनार करते हुए या कम करते हुए, द IMD हैज़ forecast that quantitatively the rainfall during the southwest monsoon could be 96% of the long period average LPA of 87 centimeter, as the other factors at play are positive। बोल रहे हैं कि अल नीनो के इफेक्ट्स को कम करते हुए IMD ने फोरकास्ट किया है कि क्वांटिटेटिवली यानी कि क्वांटिटी में के अनुसार जो रेनफॉल होगी साउथ वेस्ट मानसून के दौरान वो 96% पर होगी, ठीक है। और किसका 96%? लॉन्ग पीरियड एवरेज जो कि है 86 सेंटीमीटर, ठीक है। एज अदर फैक्टर्स, जो कि बाकी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे अगर पॉजिटिव होते हैं तो इतनी बारिश होने की आशंका है या आशा है, ठीक है। The neutral condition over the equatorial Pacific Ocean, positive Indian Ocean dipole and lower snow cover over the Himalayas and Eurasia are expected to negate El Nino। बोल रहे हैं जो न्यूट्रल कंडीशन होएगी हमारे इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन की, उसमें क्या क्या है? दूसरी चीज़ है कि इंडियन ओशन में डायपोल जो है वो पॉजिटिव है, लोअर जो हिमालयस और यूरेशिया में जो स्नो कवर है वो कम है, ठीक है। और इन सब चीज़ों को अगर हम समावेश करें तो ये एल नीनो इफेक्ट को कम कर देगा, नलिफाई कर देगा। नेगेट करना मतलब नलिफाई करना, जहाँ की जिसमें कि ओशियन टेम्परेचर यानी कि एल नीनो इफेक्ट में क्या होगा, ओशियन टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से रेनफॉल्स जो है वो कम होएंगी। द प्रोग्नोसिस ऑफ अ नॉर्मल मानसून बाय IMD ब्रिंग्स चीयर्स एज आवर एग्रीकल्चर इज लार्जली रेन डिपेंडेंट। बोल रहे हैं एक प्रोग्नोसिस किया गया नॉर्मल मानसून का, प्रोग्नोसिस यानी कि डायग्नोसिस, एक तरीके से अनुमान लगाया गया, ठीक है। जो नॉर्मल मानसून है उसकी स्टडी की गई, जिसमें पता लगाया, किसके द्वारा की गई? IMD ने, जिसमें पता लगाया कि जो जिसने एक खुशी की खबर दी है, क्या है वो खुशी की खबर? अभी यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया, लेकिन ये खुशी की खबर दी गई है क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादातर रेन के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, जो पहला है एस की एक प्रोग्नोसिस किया गया जिसमें IMD द्वारा, जिसने एक खुशी की खबर दी है क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर एग्रीकल्चर है वो बारिश के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या होगी? हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं पीछे, जो हमारे देश का 50% एरिया है वो फार्मिंग या फार्म रिलेटेड जॉब्स के ऊपर, जो कि हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में बात करी कि एग्रीकल्चर जो है वो रेन डिपेंडेंट है। तो
एग्रीकल्चर की ही क्यों बात की गई, क्योंकि 50% जो लोग हैं वो या तो फार्मिंग करते हैं या फार्म रिलेटेड जॉब्स में घुसे हुए हैं, जॉब्स में काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर क्रॉप्स अच्छी होती हैं तो क्या होगा, सबके लिए खाना होगा, हमारे फूड प्राइसेस भी कम होंगे और हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेटमेंट। इसके बाद हो जाएगा कि जो ये आईएमडी का जो फोरकास्ट है, ये एल नीनो की जो डर है उसको थोड़ा सा कम करने की एक कोशिश है, जिसमें कि ये बताया गया कि रेनफॉल जो है साउथ वेस्ट मानसून के दौरान में 96% तक हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया थर्ड। फोर्थ है कि जो न्यूट्रल कंडीशन रहेगी किस किस की, पैसिफिक ओशन की, पॉजिटिव इंडियन डायपोल रहेगा, ये सब क्या है, एल नीनो को नेग्लेक्ट कर देंगे, जिसके दौरान पे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ओशन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और रेन्स जो हैं वो कम होंगी, ठीक है। सो ये हो गया 4। सो हमारे अरेंजमेंट बन रहे हैं SPQR। अब देखो SP यानी कि C और D को तो आप हटा दो, ठीक है। SPRQ SPQR, ऑप्शन बी इज करेक्ट। A Supreme Court appointed expert committee's findings that it cannot conclude any regulatory failure around Adani Group stock rallies will come as a relief to the business conglomerate। बोले सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, जिसने कि ये बताया है कि हमें ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला या ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसमें कि हम ये कह सकें कि अडानी ग्रुप की जो स्टॉक रैलीज थी, स्टॉक रैलीज मतलब जो स्टॉक्स में लगातार उछाल रहा किसी दौरान, किसी टाइम पीरियड के दौरान, वो जो था वो किसी भी गलत तरीके से किया गया था, यानी कि मैनिपुलेट करके किया गया था। और ये बड़ी ही एक शांति भरी या राहत की सांस देने वाली चीज़ है इस कॉन्ग्लोमेरेट के लिए। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब ऐसी कंपनी जो मल्टीपल चीज़ों में डील करती है। अडानी ग्रुप क्या है, मल्टीपल चीज़ों में डील करता है, तो उसको कॉन्ग्लोमेरेट कहा जाता है। जैसे कि आईटीसी है, ये भी बहुत सारी, इंडियन टोबैको कंपनी, ये भी बहुत सारी चीज़ों में डील करती है। ये कन्फेक्शनरी आइटम्स बनाती है, ड्रिंक्स वगैरह बनाती है, तो बहुत सारी चीज़ों में डील करती है, राइट। नो एडवर्स, तो ये क्या हो गया, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात करेगी है, जिसने कि अडानी ग्रुप के इंट्रोडक्शन दिया कि किसके बारे में है ये जजमेंट, अडानी ग्रुप के बारे में है, ठीक है। नो एडवर्स ऑब्जर्वेशंस हैज बीन मेड अगेंस्ट इट, यानी कि अडानी ग्रुप की ही बात कंटिन्यू करते हुए कह रहे हैं कि उनके अगेंस्ट में कोई भी एडवर्स यानी कि गलत कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं पाई गई, ठीक है। ये हो गया सेकेंड। द मोदी गवर्नमेंट हैज बीन vehemently opposed to the opposition's demand for a joint parliamentary committee probe into the Hindenburg research report। बोल रहे कि मोदी सरकार का बहुत बुरी तरीके से अपोज, यानी कि बहुत ज़ोरदार अपोज किया गया उनका अपोजिशन द्वारा। क्यों? क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, जिसमें कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च जो एक कंपनी है उसकी जो रिपोर्ट आई है उसकी जांच की जाए, ठीक है। In January, the US-based short seller raised concern over the Adani Group's high debt levels and alleged improper use of offshore tax havens as well as stock manipulation। बोल रहे हैं जनवरी में जो यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर है, शॉर्ट सेलर मतलब ऐसा कोई कंपनी या व्यक्ति जो शॉर्ट सेलिंग करता हो। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि आप जो आपके शेयर्स नहीं हैं आप उनको बेच रहे हो, ठीक है। तो अगर जो ये यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर कंपनी है, इसने क्वेश्चन मार्क उठाए थे, कुछ सवाल उठाए थे, जिसमें कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो बहुत ज़्यादा डेट लेवल्स हैं उनके बारे में चर्चा की गई थी। और ये कहा गया था कि बहुत ही इन्होंने ऑफशोर टैक्सेस का इम्प्रॉपर यूज़ किया गया है और इन्होंने स्टॉक्स में भी मैनिपुलेशन किए। ये इल्ज़ाम उन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए थे। किसने लगाए थे? देखो लास्ट हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट, यानी कि हिंडनबर्ग कंपनी जो है उसकी रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए थे जनवरी में, ठीक है। तो हमें लिंकेज मिल गया कि एस से पहले जो है आर होगा, ठीक है। और हमारे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास बन ही चुके हैं, पी और क्यू, यानी कि ये पूरा सीक्वेंस में ही चल रहा है, पी क्यू आर एस, है ना, पी क्यू आर एस। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
The annual data from Switzerland's central bank says funds deposited by Indian nationals and firms in Swiss banks rose to a 14-year high over 30,500 crore in 2021. बोल रहे हैं स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक द्वारा जो एनुअल डेटा रिलीज किया गया जिसमें पाया गया कि इंडियन नेशनल यानी कि इंडियन नेशनैलिटी के लोगों द्वारा या इंडियन फर्म्स द्वारा स्विस बैंक में बहुत ज़्यादा पैसा डिपॉजिट किया गया है और ये पिछले 14 सालों का हाईएस्ट हो चुका है जो कि 30,500 करोड़ हो गया है 2021 में। ठीक है, यानी कि 2021 में 30,500 करोड़ रुपए जमा कराए गए। Though Indian clients have been under constant government scanner, बोल रहे हैं कि अगर इंडियन क्लाइंट्स हैं तो उनके ऊपर सरकारी नज़र रखी जा रही है। The flight of capital is only seeing a vibrant ascendancy, बोल रहे हैं लेकिन जो बढ़ती कैपिटल है यानी कि बढ़ती वहाँ पे स्टोरेज पैसा जमा कराने की जो बढ़ती हुई चीज़ें हैं वो केवल बढ़ती ही जा रही हैं आगे, यानी कि वो और ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है उसमें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहाँ पे जमा करा रहे हैं। The late Arun Jaitley's remark that not all Swiss bank money is dirty, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं अरुण जेटली जी, है ना। अब लेट अरुण जेटली जी ने एक रिमार्क दिया था कि स्विस बैंक का सारा पैसा जो है वो काला धन नहीं होता, वो गलत पैसा नहीं होता। मे वेल बी ट्रू, ये हो सकता है सच हो, बट एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बैंकिंग फिगर्स डज गिव राइज टू द नोशन दैट देयर्स मोर टू इट दैन मीट्स द आई। बोल रहे हैं कि लेकिन कोई भी अगर इंफॉर्मेशन होती है बैंकिंग रिलेटेड फिगर्स, बैंकिंग फिगर्स यानी कि बैंक में जमा पैसों के रिलेटेड, तो इससे ज़रूर एक बात की तरफ मतलब कुछ सवाल उठ खड़े होते हैं जो कि ये कहते हैं कि जो दिख रहा है ना वैसी चीज़ें हैं नहीं, यानी कि जो हमें दिखाई दे रहा है पीछे उससे भी कुछ ज़्यादा है। ठीक है, द फिगर फॉर 2020 was over 20,700 crore, which was substantive increase from 6,625 crore in 2019. अब ये देखो, ये जो एस स्टेटमेंट है, ये जो हमारा स्टेटमेंट था पी वाला, इससे लिंक में दिख रहा है आपको। ठीक है, यानी कि पी स्टेटमेंट में 2021 का हमें आंकड़ा बताया गया और एस स्टेटमेंट में हमें 2020 का आंकड़ा और 2019 का आंकड़ा बताया गया, यानी कि पी के बाद में एस आएगा, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, तो आप लिंकेज बना लो। ठीक है, अगर एक का भी आपका लिंक बन गया ना तो आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना बहुत इजी हो जाता है। अब देखो एस के बाद में पी कहाँ आ रहा है, पी के बाद में एस कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ पर आ रहा है पी के बाद में एस, यहाँ पे तो नहीं आ रहा, एस पहले पी बाद में, यहाँ पे भी नहीं, तो केवल ऑप्शन सी में आ रहा है पी के बाद एस। अब हमने देखना है कि क्या हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलते हैं, ये हो गए सारे। अब देखो सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट हुई जहां पे स्विस बैंक के बारे में बात की गई कि लेट अरुण जेटली ने एक रिमार्क दिया था कि स्विस बैंक में पड़ा सारा पैसा जो है वो गलत नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि ये बात हो सकता है सच भी हो, लेकिन अगर हम कोई भी बैंकिंग रिलेटेड हमें आंकड़े दिखते हैं तो हमारे मन में ये सवाल ज़रूर उठ जाता है या ये बात ज़रूर आ जाती है कि जो दिख रहा है वैसा है नहीं, यानी कि जो चीज़ें हमारे आंकड़े हमारे सामने हैं हो सकता है वो आंकड़े गलत हों, पीछे आंकड़े कुछ और ज़्यादा हों, या फिर जिन लोगों के नाम दिए जा रहे हैं हो सकता है उनसे ज़्यादा लोग वहाँ पे वो लोग एक्चुअल नहीं हो, किसी और का ही पैसा उन्हें जमा कराया हो, है ना, कुछ भी XYZ सिचुएशन हो सकती है। तो ये हमारी बनती है ओपनिंग स्टेटमेंट आर। ठीक है, दो अब पी के बाद में एस, दो इंडियन क्लाइंट्स हैव बीन अंडर कॉन्स्टेंट गवर्नमेंट स्कैनर द फ्लाइट ऑफ कैपिटल इज ओनली सीइंग अ वाइब्रेंट। अब ये देखो आर के बाद में आ गया पी कि जो एनुअल डेटा आया है स्विट्जरलैंड के बैंक का, उसने ये चीज़ बताई कि इंडियंस ने बहुत ज़्यादा पैसा जमा कराया और 2021 में पिछले 14 सालों का सबसे ज़्यादा पैसा जमा कराया। फिर इसी का अगला आंकड़ा उन्होंने बताया कि 2020 में 20,700 करोड़ था और 2019 में 6,625 करोड़ था। ठीक है, ये बता दिया, यानी कि PSR। और लास्ट स्टेटमेंट हो जाएगी कि हालांकि इंडियन जो भी क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर कांस्टेंट निगरानी रखी जा रही है, बट जो कैपिटल है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, ये हो गया क्यू, तो RPSQ। देखो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया, RPSQ, राइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वायरलेस कनेक्शंस
अकाउंट फॉर अबाउट 98% ऑफ द टोटल फ़ोन कनेक्शंस इन द कंट्री। यानी कि मोबाइल फ़ोन कनेक्शंस जो हैं 98%, जो जितने भी टोटल फ़ोन है ना इस देश में, उसका 98% जो है वो मोबाइल फ़ोन्स हैं। ठीक है, अंडरलाइंग द मासेस ह्यूज डिपेंडेंस ऑन मोबाइल डेटा। और ये कि इस तरफ इशारा करता है या इस तरफ इस बात को कंफर्म करता है कि जनता जो है वो सबसे ज़्यादा मोबाइल डेटा सर्विस के ऊपर ही डिपेंड करती है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे रिक्रिएशनल पर्पस हो। यानी कि कुछ भी काम हो, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस जो है वो मोबाइल डेटा के लिए। अब आपने देखा होगा घरों में तो किसी के भी लैंडलाइन बहुत ही रेयर केस में दिखता है, अदरवाइज और लैंडलाइन दिखते ही अब या तो ऑफिसेज में है, केवल ऑफिसेज में दिखते हैं, राइट। घर में तो सबके पास मोबाइल फ़ोन ही रहते हैं, राइट। तो वो डिपेंडेंसी बता रहे हैं कि 98% जो है वो मोबाइल के ऊपर शिफ्ट कर चुकी है जनता। ठीक है, डिस्पाइट इराटिक नेट स्पीड एंड कनेक्टिविटी। और ये कब के आंकड़े हैं, जबकि हमें हर टाइम हम शिकायत करते ही रहते हैं, आप लोग भी, यार नेटवर्क नहीं आ रहा, या इंटरनेट नहीं चल रहा, या बड़ा स्लो इंटरनेट है। ये सब हमारी शिकायतें होने के बावजूद भी हमारे 98% यूज़र जो है वो मोबाइल यूज़र्स हैं। ठीक है, The main challenge for the government and the telecom companies is to ensure a smooth transition to 5G। यानी कि सरकार और टेलीकॉम कंपनीज के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि हम 3G 4G से अब 5G में एकदम स्मूथली ट्रांजिशन कर जाएं। ठीक है, यानी कि कोई भी परेशानी के बिना हम 5G के अंदर स्विच कर जाएं। The government has set the ball rolling for much awaited 5G spectrum auction। अब देखो यहाँ पे 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारी स्टार्टिंग लाइन होगी। और सेट द बॉल रोलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना जो आगे हमारा फ्यूचर कोर्स डिफाइन करेगी। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ने अब इस बात की शुरुआत कर दी है जो कि बड़े टाइम से अवेटेड चल रहा था, बड़े टाइम से जिसका इंतज़ार था, वो था 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन। इसकी हम सरकार ने शुरुआत कर दी है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। ऑन ऑफर विल बी एयरवेव्स वर्थ अराउंड 4.3 लाख करोड़। और इसमें क्या बेचा जाएगा, ऑक्शन में क्या बेचा जाएगा? बेचा जाएगा जो एयरवेव्स हैं, यानी कि तरंगे हैं। बैंड होता है ना, एयरवेव बैंड, जैसे हम FM चलाते हैं तो 92.7 FM, ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की है? हमारी एयरवेव्स की फ्रीक्वेंसीज हैं कि हवा जो हमारा वातावरण है उसमें इस फ्रीक्वेंसी पे उस जो भी वो चैनल है उसका सिग्नल इस फ्रीक्वेंसी पे जाता है। और ये कितने की हैं? 4.3 लाख करोड़ की हैं। केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग अल्ट्रा हाई स्पीड, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा लोगों को और दूसरी टेलीकॉम सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कि ऑक्शन लगाना है। ऑक्शन में क्या चीज़ बिकेगी? एयरवेव्स बिकेंगी। ठीक है, ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। अब देखो आर से कितना स्टार्ट हो रहा है? आर से 2 स्टार्ट हो रहे हैं, ए और सी। यानी कि आप बी और डी को एलिमिनेट कर दो, उसमें भी आर के बाद एस किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है। तो हमारे तो पहले 2 अगर हमारे फॉर्म हो गए तो वहीं से हमें पता चल गया कि भाई ये हमारा सीक्वेंस बनने वाला है, ए हमारा आंसर है। बट हम आगे चेक करते हैं, कंफर्म करते हैं। ठीक है, द मेन चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट एंड टेलीकॉम कंपनीज इज टू इंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन टू 5G। कि अब सरकार और कंपनीज के पास मेन चैलेंज ये है कि 5G में ट्रांजिशन करें। क्यों है ये चैलेंज? क्योंकि वायरलेस कनेक्शन जो है वो 98% लोग वायरलेस कनेक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। और इसीलिए अब सरकार के पास ये मुख्य चैलेंज है कि 98% लोगों को हमने स्मूथली ट्रांजिशन करवाना है। 4। अब देखो RSPQ, ऑप्शन ए बन गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। The capital procurement of defense equipments from domestic vendors has generally remained higher compared to that from foreign entities। बोल रहे हैं कि जो हम लोग सामान की खरीद फरोख्त करते हैं, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हम हैं अब डोमेस्टिक वेंडर्स यानी घरेलू वेंडर्स से ले रहे हैं, और इसकी संख्या मतलब क्वांटिटी जो है वो काफ़ी हाई रही है एज कंपेयर टू फॉरेन लोगों से, फॉरेन वेंडर्स से लेने के। ठीक है, सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस सेक्टर इज अ टफ गोल दैट इंडिया
वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ आर्म्स हैज सेट फॉर इटसेल्फ, यानी कि जो आत्मनिर्भरता है कि हम अब डिफेंस सेक्टर के जो भी हमारी चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम इंडिया में ही पूरी करेंगे, यानी कि हम बाहर किसी से इंपोर्ट नहीं करेंगे। वो भी एक ऐसी कंट्री के लिए, इंडिया जैसे देश के लिए, जो दुनिया में बहुत बड़ा, बहुत लार्जेस्ट, यानी कि जो दुनिया के सबसे ज़्यादा संख्या में आर्म्स इंपोर्ट करने वाले देश है ना, उनमें इंडिया का नाम शुमार है। ठीक है, उस लिस्ट में इंडिया भी कहीं टॉप 5-10 में लाए करता होगा। तो इंडिया बहुत ज़्यादा मात्रा में जो अपना आर्म्स एंड एम्युनिशंस है वो बाहर से इंपोर्ट करता है, और अब वो कह रहा है कि भाई हमें अपने खुद के बनाने पड़ेंगे आर्म्स एंड एम्युनिशंस, हम इंडिया में बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक गोल है, बहुत बड़ा एक एम है हमारे लिए। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ बीन एम्फसाइजिंग ऑन मेक इन इंडिया राइट फ्रॉम द आउटसेट। जो हमारी सरकार है वो बिगिनिंग से, बिल्कुल शुरुआत से, कि मेक इन इंडिया के ऊपर ज़्यादा जोर दे रही हैं, जो कि हमें पता है उसी वजह से तो इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स इंडिया में स्टार्ट हुए हैं, राइट। इन द पास्ट 8 years और सो द एक्सपेंडिचर ऑन, ये अब इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है कि पिछले 8 साल या लगभग 8 सालों में जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो हमारा खर्चा है ऑन क्या, ऑन द कैपिटल प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स, यानी कि हमारे दो स्टेटमेंट्स के बीच में लिंक बन गया, एस के बाद में आएगी पी, ये हो गया क्लियर। अब फिर वही करेंगे, हम ट्रिक अपनाएंगे। हमारा अगर एक भी लिंक बन गया जिसके ऊपर हमारा को शॉर्ट है ना, तो हमने ट्रिक से क्वेश्चन वहीं सॉल्व कर देना है। देखो, एस के बाद में पी से पहले एस आ रहा है, एस के बाद में पी, लेकिन बीच में आर आ रहा है, जो कि हमें पता है कि नहीं आएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, जो कि पी को जोड़ के कंप्लीट बनेगी। ये भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अब चलो मैं आपको बताती हूँ। सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर की खुद पे निर्भरता जो है वो हमारी सरकार का गोल रहा है, और ये बहुत बड़ा गोल है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम बहुत बड़ी संख्या में आर्म्स एंड एम्युनिशंस बाहर से सप्लाई करते हैं, ठीक है, बाहर से लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। यूनियन गवर्नमेंट जो कि बहुत जोर देती है मेक इन इंडिया पे शुरुआत से ही, ठीक है। पिछले 8 सालों में हमारा जो एक्सपेंडिचर रहा इसके ऊपर, कैपिटल प्रोक्योरमेंट के ऊपर डिफेंस इक्विपमेंट्स का, वो डोमेस्टिक वेंडर्स से रहा बजाय के फॉरेन वेंडर्स से, ठीक है। तो पता चल गया QRSP, और यही देखो ऑप्शन डी में QRSP ही आ रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। इसकी ऑडियो और PDF दोनों ही आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो अपनी प्रिपरेशन जर्नी को और मजबूत बनाइए, वो कैब पढ़िए, वो कैब अंडरस्टैंड कीजिए, डेली एडिटोरियल्स पढ़िए, ठीक है। कम टारगेट, अगर बिगिनर हो तो टारगेट बना लो कि कम से कम एक एडिटोरियल डेली का विद वो कैब पूरा का पूरा सॉल्व करके आपको करना ही करना है, चाहे 3 बार पढ़ो दिन में, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाओ, फिर प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी 3 पे 4 पे, ठीक है। तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, बहुत इजी रहता है। हर किसी के पास में लैपटॉप एक्सेस नहीं है, आप ऐप डाउनलोड करो मोबाइल फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आप जब भी पढ़ना चाहें, जब भी आपको टाइम मिले, तब आप एक क्लिक पे अपना सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है डाउनलोड करने का। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।